नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नितिन पांचाल। आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार, इस नाम को सुनते ही आपके जहन में क्या तस्वीर उभरती है? बेरोजगारी, पलायन, गरीबी। या फिर वो इतिहास जो दुनिया को सबसे पहला गणराज्य देने वाला था, या शायद दोनों। क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां भूतकाल की बुलंदियां और वर्तमान की चुनौतियां साथ साथ चलती हैं। कभी मगध की धरती से दुनिया को राजनीति का पाठ पढ़ाने वाला बिहार आज भी वैचारिक रूप से उतना ही समृद्ध है। लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी कहते हैं। गरीबी, क्राइम या अनएम्प्लॉयमेंट। एक्चुअली ये नालंदा, मिथिला, तिलहेरा, उदंतीपुरम, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटीज, वाल्मीकि का रामायण, चाणक्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि का व्याकरण, यहाँ तक मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र आज के पटना में यानी बिहार में ही थी। यह वही जगह है जहाँ सिद्धार्थ बुद्ध बने। यह वही जगह है जिसने हमें राजेंद्र प्रसाद के रूप में हमारे पहले राष्ट्रपति दिए। यह वही जगह है जहाँ का अशोक चक्र हमारे तिरंगे की शान बढ़ाता। बात है 1980 की, जब आशीष बोस ने एक शब्द इन्वेंट किया, बीमारू, यानी देश के सबसे पिछड़े हुए 4 राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। आज बीमारू स्टेट में से बाकी स्टेट में तो प्रगति दिखती है। डेवलपमेंट की रेस में यूपी आगे है। सफाई में एमपी के इंदौर और भोपाल का नाम हमेशा ऊपर आता है। और राजस्थान पूरी दुनिया के लिए एक टूरिज्म और वेडिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। तो बिहार की ऐसी ख्याति क्यों नहीं होती? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत में एक ही बीमारू राज्य बचा है। 1980 में ऐसा माना जाता था कि बीमारू स्टेट का खराब परफॉर्मेंस देश के जीडीपी की ग्रोथ रोकने के लिए जिम्मेदार है, और इन्हीं में से एक है बिहार। लेकिन बिहार हमेशा से ऐसा नहीं था। इस भूमि का भारत के इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर में विशेष महत्व रहा, जिससे बड़े बड़े लोग और सोच का जन्म हुआ है। बिहार के गया में ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। यही बिहार में वर्धमान महावीर जैन बने। साइंस में आर्यभट्ट के आविष्कार, पॉलिटिक्स में चाणक्य की निधि, लिटरेचर में रामायण, आर्ट में मधुबनी और एजुकेशन में नालंदा। हर फील्ड में बिहार का कंट्रीब्यूशन अमूल्य रहा है। कहते हैं कि भारत में सबसे पहले कॉइन्स गंगा नदी के तट पर बिहार में ही यूज हुए। आज बिहार का स्टेटस क्या है? बिहार भारत का यंगेस्ट स्टेट है, यानी यहाँ एवरेज एज सिर्फ 22 है, जहाँ नेशनल मीडियन यानी एवरेज 28 है। सिर्फ पॉपुलेशन की बात करें तो बिहार एक स्टेट होने के बावजूद उसका पॉपुलेशन दुनिया के 180 देशों से ज़्यादा है। एरिया में यूरोप के हंगरी जितना है आज का बिहार। लेकिन पॉपुलेशन में देखें तो हंगरी से 13 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन बिहार में है। ज़्यादा पॉपुलेशन हमेशा एक दो-धारी तलवार की तरह होती है। हम अक्सर डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं। जितना पॉपुलेशन ज़्यादा होगा उतना कंजप्शन बढ़ेगी, उतनी डिमांड बढ़ेगी और देश में अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। लेकिन यही सेम पॉपुलेशन अगर अनप्रोडक्टिव रहा, अशिक्षित रहा या बेकार रहा तो देश के लिए बर्डन बन सकता है। यहाँ लोगों की पर कैपिटा एनुअल इनकम सिर्फ 49,470 ही है, जो पूरे देश की लोएस्ट है। झारखंड बिहार का ही हिस्सा था। झारखंड भी कुछ ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन झारखंड की पर कैपिटा इनकम 78,660, यानी बिहार से 60% ज़्यादा। लेकिन ऐसा क्यों? बिहार का प्रेजेंट बिहार के पार्ट से इतना ज़्यादा अलग है। 1947 वह ऐतिहासिक वर्ष जब भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन इसके साथ ही देश का विभाजन भी हुआ। इस विभाजन के तहत भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देशों के रूप में अस्तित्व में। यह विभाजन मुख्य रूप से धार्मिक आधार पर हुआ, जिसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान और हिंदू बहुल क्षेत्रों को भारत में शामिल किया गया। स्वतंत्रता के बाद बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा असर कांग्रेस का रहा। 1950 में डॉक्टर श्री कृष्ण के नेतृत्व में बिहार ने कांग्रेस में सबसे पहले जमींदारी प्रथा खत्म की। कांग्रेस ने 1960 तक सत्ता पर अपना कब्जा बनाए रखा। फिर 1907 में कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई और पिछड़ी जातियों के लिए काम करने लगी। उस वक्त भी ऊंची जातियों का दबदबा था, लेकिन कांग्रेस मुसलमानों और दलितों के साथ गठजोड़ कर चुनाव जीतते रहे। तो अब बात करते हैं बिहार की राजनीति के एक ऐसे चेहरे की जिसने 90 के दशक में पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। नाम है लालू प्रसाद यादव।
1980 और 90 का दशक। उस वक्त देश में एक बड़ी बहस चल रही थी। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होनी थी, यानी पिछड़े वर्गों को नौकरियां और शिक्षा में आरक्षण मिलना था। लालू यादव, जो उस समय एक जोरदार वक्ता थे और तेज तर्रार नेता के रूप में उभरे, उन्होंने इस मुद्दे को जमकर उठाया। उन्होंने कहा, अब सरकार में वही बैठेगा जो पहले हाशिए पर था। लोगों को उनका अंदाज पसंद आया, सीधी बात, जनता की भाषा और जोश से भरा हुआ भाषण। उन्होंने पिछड़े वर्गों, खासकर यादव और मुस्लिम समाज को एक साथ जोड़कर एक मजबूत वोट बैंक बना लिया। यह बना MY समीकरण, यानी यादव प्लस मुस्लिम। 1990 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए तो जनता दल की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए नाम तय होना था। लालू ने अपनी ताकत दिखाई और रामविलास पासवान जैसे नेताओं को पीछे छोड़कर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। और फिर वो जो जीते तो ऐसा जीते कि पूरे दशक तक बिहार की राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही। उनका सबसे बड़ा हथियार था भाषा और भाव। लोग कहते थे, वो हमारी तरह बात करता है, हमारे जैसा दिखता है और हमारे लिए लड़ता है। उन्होंने कहा, बुरा बाल साफ करो। इसका मतलब था ऊंची जातियों के वर्चस्व को तोड़ना। बड़े जमींदार और शहरी तबके तो चौंक गए, लेकिन गरीब, दलित और पिछड़ी जातियां वो लालू यादव को अपना नेता मानते। एक वक्त ऐसा आया कि लालू यादव सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुके थे, सामाजिक न्याय का आंदोलन। अब बात करते हैं RJD यानी राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन सवाल यह है, RJD बनी कैसे? दरअसल कहानी शुरू होती है साल 1997 से। तब बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे और जनता दल के एक बड़ा नेता भी। लेकिन तभी चारा घोटाला सामने आया और लालू पर आरोप लगे। अब पार्टी में बगावत के सुर उठने लगे तो लालू को लगने लगा कि अब जनता दल में उनका कंट्रोल कम हो रहा है। तो उन्होंने जनता दल को छोड़कर अपनी नई पार्टी बना ली, नाम रखा राष्ट्रीय जनता दल। 19 जुलाई 1997 को पटना के गांधी मैदान में RJD का ऐलान हुआ। लोग जमा हुए और लालू ने कहा, जनता दल मेरा क्या बिगाड़ेगा, मेरी पार्टी मेरी है और जनता मेरे साथ है। उनके पहले कार्यकाल में ही एक बड़ा भूचाल आया। इसका नाम था चारा घोटाला। ये पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा घोटाला था, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। इस घोटाले में लालू यादव सहित कई बड़े नेताओं के नाम आए, जिसने देश भर में हलचल मचा दी। हालांकि इन आरोपों के बावजूद 1995 के चुनाव में भी लालू यादव की पार्टी, जो अब राष्ट्रीय जनता दल है, को फिर से बहुमत मिली। पर चारा घोटाले के मामलों में उनकी कुर्सी छीन ली और उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। यह वो दौर था जब बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर खूब सवाल उठे, जिसे कई बार जंगल राज कहा गया। विकास की रफ्तार धीमी पड़ी, सड़कों और बिजलियों की हालत खस्ता थी। 2000 के चुनाव में भी RJD ने अपनी सरकार तो बना ली, पर जंगल राज के आरोप और विकास की कमी ने जनता के मन में बदलाव की इच्छा जगा दी। 15 नवंबर 2000 बिहार का विभाजन होना। इस दिन बिहार से झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। यह निर्णय लंबे समय से चली आ रही मांगे और आंदोलनों का परिणाम, जिसमें प्रमुख रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा और आदिवासी नेताओं की भूमिका थी। इन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि झारखंड क्षेत्र के लोग अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहचान को बनाए रखें और उनके विकास के लिए एक अलग राज्य की आवश्यकता महसूस की गई। विभाजन के बाद झारखंड को खनिज संपदा से भरपूर राज्य के रूप में देखा गया, जिसमें कोयला, लोहा और बॉक्साइट जैसे संसाधन प्रचुर मात्रा में थे। हालांकि प्रारंभिक वर्षों में राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक अस्थिरता के कारण विकास की गति धीमी रही। इसके विपरीत बिहार ने अपने प्रशासनिक सुधार और निवेश के कारण तेजी से विकास किया, जिससे यह साबित हुआ कि विभाजन के बाद भी दोनों राज्यों के लिए विकास की संभावनाएं मौजूद हैं। 2005 बिहार के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। RJD के शासन से ऊब चुकी जनता ने एक नए विकल्प की तलाश। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। 2005 के विधानसभा चुनाव जो 2 बार हुए, क्योंकि पहले चुनाव में किसी को स्पष्ट बहुमत ही नहीं मिली, इस गठबंधन को प्रचंड जीत मिली। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और उन्होंने सुशासन का वादा किया। उनके कार्यकाल में सचमुच चीजें बदली। सड़कों का निर्माण तेजी से हुआ, बिजली की स्थिति सुधरी और कानून व्यवस्था पर भी कुछ हद तक लगाम लगी। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए उन्होंने कई सख्त कदम उठाए। लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल योजना जैसी पहल ने भी खूब वाहवाही बटोरी। 2010 के विधानसभा चुनाव में तो
जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने एक ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज की जिसने नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि को और मजबूत किया। इस दौरान बिहार की विकास दर भी काफी अच्छी रही, लेकिन बिहार की राजनीति में रिश्ते कब बदलते हैं ये कोई नहीं कह सकता। 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी द्वारा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए जेडीयू बीजेपी गठबंधन से नाता तोड़ लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की विचारधारा से अब उनकी नहीं जम रही। फिर आया 2015 का विधानसभा चुनाव, जो बिहार की राजनीति का एक और बड़ा नाटक था। बीजेपी को रोकने के लिए नीतीश कुमार ने अपने पुराने प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बना लिया। यह गठबंधन सफल रहा और उन्होंने बीजेपी को हरा दिया। नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री। पर यह गठबंधन भी ज्यादा दिन नहीं चला। तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, खासकर जमीन के बदले नौकरी के मामले में, जिसने नीतीश कुमार को असहज कर दिया। 2017 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। उन्होंने महागठबंधन से नाता तोड़ा और तुरंत बीजेपी के साथ मिलकर फिर से सरकार बना ली। ये उनके लिए पलटू राम जैसी उपलब्धियां मिलने का दौर था, लेकिन उन्होंने इसे बिहार के हित में उठाया गया कदम बताया। 2020 में विधानसभा चुनाव भी रोमांचक रहे। कोविड-19 महामारी के बावजूद एनडीए जेडीयू और बीजेपी और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर हुई। एनडीए ने फिर से बहुमत हासिल किया, पर इस बार जेडीयू की सीटें कम हो गई, जबकि बीजेपी मजबूत होकर उभरी। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। हाल ही में 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी से नाता तोड़ लिया और आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बनी। उनका तर्क था कि बीजेपी उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही है, पर 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने फिर से पाला बदल लिया और एनडीए में वापस लौटा और फिर से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना। कोई भी प्रॉब्लम अगर सोल्व करनी है तो सबसे पहला स्टेप होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन, लीडरशिप, नेचुरल डिसएडवांटेज और अपॉर्चुनिटी। बिहार का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लीडरशिप। हम सोचते हैं कि अगर लंबे समय के लिए कोई पार्टी पावर में रही तो वह डेवलपमेंट पर फोकस कर सकती है, उन्हें लॉन्ग टर्म प्लानिंग का चांस मिलता है, तो फिर स्टेबिलिटी बढ़ती है, जॉब्स बढ़ते हैं। लेकिन बिहार की सिचुएशन एग्जैक्टली उल्टी है। बिहार में आरजेडी ने 15 साल के लिए राज किया और आज के समय बिहार के सीएम नीतीश कुमार 3 बार बिहार से सीएम बन चुके। उन्होंने 17 साल से भी ज़्यादा समय सीएम की कुर्सी पर बिताया है। यानी लीडरशिप के लिए तो वैसे टाइम सबको मिला है, लेकिन फिर भी बिहार के लोग आज भी मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जैसे शहरों की ओर अपॉर्चुनिटी के लिए भागते हैं। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी बिहार का एक मेन प्रॉब्लम है। किसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए और किसे नहीं। अगर इसी बात पर हम आज भी अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। इस इंडियन हम कास्ट और रिलीजन को छोड़कर डेवलपमेंट की बातें कब करेंगे। बिहार देश के उन चुनिंदा स्टेट्स में से हैं जहां अल्कोहल बैन है। मैं खुद नहीं पीता और मैं नहीं मानता कि दारू पीने से कुछ भी अच्छा हासिल हो सकता है, लेकिन प्रोहिबिशन की वजह से बिहार ने अपना एक अच्छा खासा सोर्स इनकम खो दिया है। साथ ही साथ पुअर इम्प्लीमेंटेशन की वजह से लोग होममेड दारू पीने लगे हैं, जो सेफ नहीं है और साथ ही साथ पॉइजनस। 2022 में हूस ट्रेजेडी में पॉइजनस होममेड लिक्वर की वजह से 70 दलित विलेजर्स की जाने गई। यानी स्टेट में दारू भी नहीं है और दवा भी नहीं है। एक स्टेट में हेल्थ केयर फैसिलिटी डेवलप करना उस स्टेट की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, वो स्टेट लिस्ट में आता है। तो इस पर रूल सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकती है। कई हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, बेसिक दवाइयाँ नहीं है, और ऐसा नहीं है कि स्टेट के पास पैसा नहीं है। बिहार मेडिकल सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड को 10,774 करोड़ एलोकेट हुए, जिनमें से उन्होंने सिर्फ 3103 करोड़ यूटिलाइज किए। 2014 से लेकर 2020 तक उन्होंने 1097 प्रोजेक्ट लिए, जिनमें से सिर्फ 187 कंप्लीट हुए, कुछ प्रोसेस में हैं और 387 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू तक नहीं हुआ। यानी पैसों से ज़्यादा पॉलिटिकल विल की कमी है। नेचुरल डिसएडवांटेज भी बिहार की एक बड़ी प्रॉब्लम है। गंगा नदी बिहार से बहती है और साथ ही साथ 14 अलग अलग रिवर बेसिस बिहार में है। बट ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल बिहार में फ्लड्स आते हैं। ये एक नेचुरल डिसएडवांटेज है और एक एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम है। एडमिनिस्ट्रेशन की साइड पर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में कंस्ट्रक्शन नोट ठीक से फॉलो नहीं होते। लोग कच्चे घरों में रहते हैं जो फ्लड्स के समय बह जाते हैं। आज बिहार के 80% हाउस होल्ड
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर काम से जुड़े हुए हैं, यानी नदियों के किनारे रहना उनके लिए सही होता है। लेकिन यही एडवांटेज फ्लड्स के समय एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। भारत को एनवायरमेंटली सेफ और डिजास्टर प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त जरूरत है। अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन से आती है, लेकिन एजुकेशन का बिहार में क्या हाल है? जॉन रिज एक बड़े इकोनॉमिस्ट, उनके गाइडेंस के अंडर बिहार के सरकारी स्कूलों का सर्वे हुआ। पता चला कि 81 में से 7 स्कूल यानी 9% स्कूल में, बाकी कुछ तो छोड़िए बिल्डिंग ही नहीं है, यानी इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट, बेंचेस तो छोड़िए 4 दीवारें भी नहीं है। ऐसे स्कूलों में बच्चे क्यों आए? दूसरे सरकारी ऑफिस को स्कूल के नाम पर दिखाया जाता है। कोविड के बाद पता चला कि टोटल बच्चे में से सिर्फ 23% बच्चे स्कूल जाते हैं। सब सरकारी स्कूल फेक अटेंडेंस बता रहे हैं और केंद्र सरकार से आने वाला पैसा बच्चों तक पहुंच ही नहीं रहा है। टेक्स्ट बुक्स के लिए, यूनिफॉर्म के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम तो है, लेकिन बच्चों के आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक ही नहीं है, तो सही अकाउंट में पैसे जा ही नहीं रहे। ये एक कोर इशू है। एक समय था जब नालंदा यूनिवर्सिटी भारत का ही नहीं पूरे विश्व का एजुकेशन सेंटर हुआ करती थी। बुद्धिस्ट लोगों के लिए ये आज भी एक पिलग्रिम साइट है, लेकिन इस साइट पर आज हमें एजुकेशन से ज़्यादा लैक ऑफ एजुकेशन देखने को मिलता है। हजारों साल पुराने हेरिटेज इमारतों पर लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं। एजुकेशन जो बात बिहार को धन और संपत्ति दे सकती है, वही बात आज बिहार को बदनाम कर रही है। ये सच में लोगों के एजुकेशन और जर्नल सिविक साइंस पर सवाल खड़े करता है। बिहार में अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए मिशन नहीं है, तो प्राइवेट प्लेयर्स बिहार नहीं आते। एम्प्लॉयमेंट ना होना क्राइम्स को बढ़ावा देता है, जिससे कैंप सेंटर्स खुल रहे हैं। क्रेडिट कार्ड स्कैम, कॉल सेंटर स्कैम, साइबर फ्रॉड जैसे क्राइम बिहार में बढ़ रहे हैं। बिहार की कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये जज्बातों की भी है। ये उस जमीन की कहानी है जहाँ मिट्टी में चाणक्य की बुद्धि और किसान के पसीने का मेल, जहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर गली, हर ईंट में सांस लेता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ उस गौरवशाली इतिहास पर गर्व करते रहेंगे या एक नया इतिहास भी लिखेंगे? आज ज़रूरत है एक ऐसी सोच की जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर विकास की बात करे, एक ऐसे नेतृत्व की जो सत्ता में बने रहने के लिए नहीं बल्कि राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करे, और एक ऐसे नागरिक की जो सिर्फ शिकायत ना करे बल्कि बदलाव का हिस्सा बने। क्योंकि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, ये भारत की आत्मा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमें यंग भारत सच के साथ।